हाँ जी, हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है वो इसमें पूछना ये चाह रहा है कि कौन सा बंदा ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करता है। हु डज व्हाट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बंदा ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक, हर ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की होती है। एक सबसे पहले आपका एम्प्लॉयर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता है। सबसे पहले तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं। सेकंड वन आपके आते हैं एम्प्लॉयर से नीचे सीनियर मैनेजर्स, ठीक है। वो सीनियर मैनेजर आपका वाइस चांसलर के फॉर्म में भी हो सकता है अगर यूनिवर्सिटी में है, वो सीनियर मैनेजर भी हो सकता है, वो एमडी भी हो सकता है, वो वहाँ का जीएम भी हो सकता है, वो डिफरेंट किसी भी, लेकिन होगा कौन, वो सीनियर मैनेजर होगा। उसको सीनियर मैनेजर डायरेक्टर का डेजिग्नेशन होगा जिसमें वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ इन कांटेक्ट रहता है। अब सीनियर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन के एम्स और टारगेट्स को सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन में लेके चलना, ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले रिसोर्सेज जो एम्प्लॉयर की तरफ से आ रहे हैं रिसोर्सेज उनको इक्वली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करवाना, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्कर्स हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंश्योर करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लॉ को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर। फिर ये चेक करना, इस चीज को मेक श्योर करना कि वर्कर्स लॉ के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आपके सीनियर मैनेजर्स और डायरेक्टर्स का क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये मैं आपको यहाँ पे इसकी ये देखिए, सबसे पहले एम्प्लॉयर आता है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉयर के बाद आपके आते हैं डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देना, उसकी प्रायोरिटीज को सेट करना, उसके एम्स एंड टारगेट्स को सेट करना, उसके गोल्स को सेट करना, उसकी पॉलिसी मेकिंग करना, वहां के जितने भी वर्कर्स हैं उनकी कंपिटेंसी को एनहेंस करना और जो रिसोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं उसको एलोकेट करना इक्वली, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एलोकेट करना, और जितने भी आपके वर्कर्स हैं उनको इस चीज पे इंश्योर करना कि वो लीगल रिक्वायरमेंट्स को मैटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये आपके सीनियर मैनेजर और डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। एलोकेट का मीनिंग क्या है? एलोकेट। एलोकेट क्या पूछना चाह रहे हो जरा। जी सर, ये एलोकेट मतलब ये क्या, एलोकेट रिसोर्सेज मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? एलोकेट करना मतलब के डिस्ट्रीब्यूट करना, इंप्लीमेंट करना या प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको कहते हैं एलोकेट करना। कि आपको एम्प्लॉयर ने फॉर एग्जांपल जी 1 करोड़ रुपया दिया, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट में उसको एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको प्रोवाइड करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो वो डिपार्टमेंट की नीड के मुताबिक वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वहां पे एलोकेट किया जाएगा। इसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर आप इससे नीचे डेजिग्नेशन में आ जाएं तो वो आपके आ जाते हैं ये मिडल मैनेजर, उनको हम क्या कहते हैं, मिडल मैनेजर, जो आपके सिस्टम मैनेजर की फॉर्म में हो सकते हैं, शिफ्ट इंचार्ज की फॉर्म में हो सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर की फॉर्म में हो सकते हैं। अब इन लोगों का क्या काम होता है, ये लोग बेसिकली एक ब्रिज होते हैं, मिडल मैनेजर और सुपरवाइजर्स जो लोअर वर्कर्स और सीनियर मैनेजमेंट के दरमियान में एक ब्रिज होते हैं। और इनका काम होता है कि आपने इनको डिफरेंट किस्म के, आपने इनको जो डिफरेंट किस्म की डेली रूटीन एक्टिविटीज दे रहे हैं, इनका काम है कि वो डेली की डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। बस एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हमने डिस्कस करनी जो 8 10 12 थी पिछले लेक्चर में। फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर और डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या होती हैं, पॉलिसी मेकिंग करना, डायरेक्शन देना वर्कर्स को या ऑर्गेनाइजेशन को, प्रायोरिटीज को सेट करना, एम्स एंड टारगेट्स को सेट करना, वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको एलोकेट करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, और इस चीज को मेक श्योर करना कि वर्कर्स जो है वो लॉ के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर थर्ड वन आते हैं आपके मीडिया मैनेजर सुपरवाइजर, उनकी एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। वो डे टू डे एक्टिविटीज आपको डिफरेंट फॉर्म में हो सकती हैं, कोई आपकी प्रोडक्शन की कंप्लीट करने के फॉर्म में हो सकती हैं, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क असेसमेंट्स करने की फॉर्म में हो सकती हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में परमिट्स को इशू करने की फॉर्म में हो सकती हैं। वो डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को जो डेली आपको आपकी शिफ्ट के मुताबिक एक्टिविटीज परफॉर्म की गई हैं, जो एक्टिविटीज आपको एलोकेट की गई हैं, उन एक्टिविटीज को आपने उस दिन में परफॉर्म करना है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडल मैनेजर्स। फिर आते हैं आपके ज्वाइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमिसेस, ठीक है। ज्वाइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमिसेस बेसिकली कौन होते हैं, जो एक ही प्रीमिसेस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, जो एक ही प्रीमिसेस के अंदर रह रहे होते हैं।
ये सारे आपके कौन होते हैं? ज्वाइंट ऑक्युपाइड होते हैं एक प्रीमिसेस के। क्लियर है आपको? जी सर, ये दोबारा बताएं सर। ज्वाइंट ऑक्युपायर ऑफ प्रीमिसेस। प्रीमिसेस बेसिकली क्या होती है? एक चार दीवारी। ज्वाइंट ऑक्युपायर उस जगह पे इकट्ठे काम करने वाले, इकट्ठे रहने वाले, या उस वर्क प्लेस को शेयर करने वाले, वो लोग कौन होते हैं? ज्वाइंट ऑक्युपायर्स होते हैं। अब जो लोग इस तरह की, जैसे आपने देखा होगा मल्टीनेशनल सर, सर ये वर्कर भी हो सकते हैं? वर्कर्स भी हो सकते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है। ये इसकी एग्जांपल है, जैसे इन्होंने एक आपको पिक्चर दिखाई हुई है, ये सामने पिक्चर देखें, इसमें डिफरेंट किस्म के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। बिल्डिंग एक है, प्रीमिसेस एक ही है, उसके अंदर डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं, उन अपार्टमेंट्स में डिफरेंट लोग रह रहे हैं, तो वो लोग आपस में ज्वाइंट ऑक्युपायर हैं, एक प्रीमिसेस के ज्वाइंट ऑक्युपायर हैं। ठीक है, अब उनकी अपनी अपनी फ्लैट्स के अंदर, अपने अपने अपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, डिफरेंट चीजों को वो स्टोर करते होंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं फिर आपके लिए, कि आपने वहां पे अपनी वर्क प्लेस को और दूसरों को भी सेफ रखना है, अपने आप को भी, तो उसके लिए क्या होती है, ये उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि उन्होंने आपस में कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है। वो इंफॉर्मेशन कौन सी हैं? वो अपनी पॉलिसीज को, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके नंबर ऑफ वर्कर्स आपस में शेयर होने चाहिए, उन वर्कर्स की कंपिटेंसी शेयर होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ रिस्क असेसमेंट्स को शेयर करना, परमिट्स को शेयर करना, आपस में एक दूसरे के इमरजेंसी प्लान्स को शेयर करना। क्यों? ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक्टिविटीज, दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है, तो उनके दरमियान में कंफ्लिक्ट ना आए। ये ना हो कि एक जगह पे बंदा वेल्डिंग और कटिंग का या फ्लेम का काम कर रहा है, तो साथ वाले कमरे में उन्होंने उसको स्टोर रूम बनाया हुआ है, वहां पे पेट्रोल, डीजल और इस तरह के फ्लेमेबल मटेरियल की चीजों को, या एसिड वगैरह को, या गैसेस के सिलेंडर्स वगैरह को उन्होंने सैंपल के तौर पर स्टोर किया हुआ है। तो वो क्या होगा, आपके लिए हैजर्डस हो सकता है कि वो फ्लेम अगर उस फ्लेमेबल मटेरियल तक हीट पहुंचती है तो वो फायर हो सकती है, एक्सप्लोजन हो सकती है, और उसकी वजह से प्रीमिसेस में रहने वाले सारे लोग इफेक्ट होंगे। सिर्फ वो इफेक्ट नहीं होगा जिसकी मटेरियल जिसका जल रहा है, या जिसने आग लगाने की कोशिश की, या जो अपनी एक्टिविटी, हर कोई अपने तौर पे सेफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन उसका मसला क्या हो सकता है कि आपकी वो जो पूरी प्रीमिसेस है, या वो जो पूरी बिल्डिंग है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के क्या हो सकते हैं? ब्लास्ट हो सकते हैं, एक्सप्लोजन हो सकती हैं। तो इन चीजों को आपस में उन्होंने क्या करना होता है? शेयर करना होता है। आपस में कुछ सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स उनकी कंडक्ट होनी चाहिए, उनकी रिस्क असेसमेंट शेयर होनी चाहिए, उनकी मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, उनकी वर्क प्लेस के हैजर्ड्स की इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, उनके वर्क प्लेस पे जो रिस्क हैं उनके लेवल, रिस्क के लेवल की इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, और डिफरेंट प्रोसीजर जो आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्स हैं या फायर अरेंजमेंट्स हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? उनकी शेयर होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर है आपको? इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी सर। अगर किस चीज की समझ नहीं आई बेटा तो पूछ लें। क्लियर है सर। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है, अगर क्लियर है तो थोड़ा ही करके। अच्छा जी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट का। किस चीज का है जी? ये आपके कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट का है। इसमें है क्या, चलें जी अब इस पे डिस्कशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक क्लाइंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, अच्छा क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर में फर्क क्या होता है? क्लाइंट वो होता है जो सर्विसेज ले रहा होता है, और कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लियर है ना इस चीज के बारे में? तो कि एक कंपनी जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस का फॉर एग्जांपल काम करवाना चाह रही है, तो जो कंपनी काम करवा रही है वो क्लाइंट है, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर है। अब इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर निबोश ने डिसाइड किया हुआ है। निबोश कहता है ऐसे ही नहीं मुंह उठा के आपने कहना जी फलां कॉन्ट्रैक्टर को ले आओ और अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू करवा दो। वो कह रहे हैं इसका प्रॉपर प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है? सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर करनी होती है। देन यू हैव टू, आपने सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कर दी, देन यू हैव टू प्लान एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ वर्किंग, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन अबाउट द वर्क वो करनी होती है आपने आपस में। देन यू हैव टू मॉनिटर, देन यू हैव टू मॉनिटर, ये क्या हुआ इसको,
हाँ जी, फिर आपने क्या करना होता है, आपने यू हैव टू मॉनिटर एंड मैनेज द वर्क। ये आपके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। देखें, एक एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल घर बनवाना हो, ठीक है। अगर आपने क्या करना हो, घर बनवाना हो, तो घर बनवाने के लिए जिस ठेकेदार को, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टर है, उर्दू में ठेकेदार है, जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट देना, आप क्या करेंगे, आप पहले उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, आप उसके प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे, आप उसका काम देखेंगे, उसने जो ऑलरेडी घर बनाए में उधर जाकर उन लोगों से भी उसकी जो है वो उसके बारे में पूछेंगे। देन आप क्या करेंगे, उस चीज का फैसला करेंगे कि आपने इस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट देना है या नहीं देना। इसी तरह तो जब आपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ करना होता है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके जॉब परफॉर्म करे, तो उसके लिए भी आपने सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर कैसे की जाती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के प्रीवियस कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करके, ठीक है। मैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो बता दें, मैं आपको लिखवा देता हूँ। सर शेयर करवा दे। मैं शेयर करवा दूंगा आपको, चलें जी। अच्छा, हाँ जी, मैं ये भी आपको बताने लगूं, जो लिखना चाहे वो साथ नोट भी कर ले, बाकी ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, शेयरिंग सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर जब भी आपने करनी होती है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्टर की कुछ चीजों को, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस को चेक करना होता है। इसका क्वेश्चन इस तरह आता है, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड बी चेक बिफोर सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने से पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी चाहिए। सबसे पहले हम उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को चेक करेंगे। उसके बाद हम उसके रिस्क असेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, उसके परमिट टू वर्क के रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, उसकी एक्सीडेंट हिस्ट्री चेक करेंगे या एक्सीडेंट रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके इन्फोर्समेंट एक्शंस के रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके फर्स्ट एड के रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन की थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चेक करेंगे, या उसके ऑर्गेनाइजेशन के प्लांट एंड इक्विपमेंट की थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चेक करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्टर के नंबर ऑफ वर्कर्स और उनकी वर्कर्स की कंपिटेंसी को चेक करेंगे, हम उस कॉन्ट्रैक्टर के प्रीवियस और करंट क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, हम उस कॉन्ट्रैक्टर के लेवल ऑफ रिसोर्सेज को चेक करेंगे कि इसके पास लेवल ऑफ रिसोर्स क्या है, हम उस कॉन्ट्रैक्टर की प्रीवियस जो उसकी ट्रेनिंग रिकॉर्ड है वर्कर को देने के, उन चीजों को चेक करेंगे, हम उस कॉन्ट्रैक्टर की हाउसकीपिंग रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, हम उस कॉन्ट्रैक्टर की जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड हैं, जो टीबीटीज रिकॉर्ड हैं, जो परमिट टू वर्क के रिकॉर्ड हैं, जो रिस्क असेसमेंट्स के रिकॉर्ड हैं, उन चीजों को चेक करेंगे, हम उस कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स के बिहेवियर को चेक करेंगे, वर्कर्स के बिहेवियर को भी चेक किया जाएगा, हम उस कॉन्ट्रैक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके सेफ कंप्लीशन रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, हम उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके प्रीवियस जो क्लाइंट्स थे और जो उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे उनके कंप्लीशन टाइम्स को चेक करेंगे, हम उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होने वाले एनफोर्समेंट एक्शंस के रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे। ये वो चीजें हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं है, कौन सा बेटर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कौन सा बेटर नहीं है। इनमें से जो हमारे लिए पॉजिटिव होगा हम ये डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद जो हमारे लिए बेहतर होगा, पॉजिटिव होगा, जो हमें लगेगा ये ठीक है, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमने इस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट देना है, हमारा सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सर काइंडली रिपीट, एक दफा सर काइंडली रिपीट कर दें, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही थी बार बार तो समझ नहीं आ सका। चलिए मैं बेटा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर की मैनेजमेंट को अगर आपने मैनेज करना हो तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, उसके लिए ये जरूरी होता है कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को, सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना होता है। कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने के लिए आपने उसकी कुछ प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशंस को चेक करना होता है। वो डॉक्यूमेंटेशंस कौन सी हैं मैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। एक तो उस कॉन्ट्रैक्टर की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन को चेक करना है, उसके रिस्क असेसमेंट के रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, परमिट टू वर्क के रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, हाउसकीपिंग के रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, फर्स्ट एड के रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, सिक पे के रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा, उसके जितने भी डेंजरस अकरेंसेस या इल हेल्थ के रिकॉर्ड हैं वर्कर्स के वो चेक किए जाएंगे, वर्कर्स के नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ वर्कर के साथ साथ उन वर्कर्स की कॉम्पिटेंसी को भी चेक किया जाएगा, हाउसकीपिंग रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा, ऑडिट के रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा कि ऑडिटर्स ने प्रीवियस ऑडिट में क्या रिकमेंडेशंस थी,
करंट और प्रीवियस क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो भी कलेक्ट की जाएंगी, और उसकी जो प्रीवियस कंप्लीशन थी उसके कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसका टाइम भी जो है वो चेक किया जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्टर का लेवल ऑफ रिसोर्सेज भी क्या किया जाएंगे वहां पे चेक किए जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो आप एक कॉन्ट्रैक्टर की चेक करेंगे, और इन चीजों की ब्याह पे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। जो बेहतर है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, हमारा सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आपने कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट कर लिया, देन आपने क्या करना है, यू हैव टू प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन का स्टेप है कि आपने उस कॉन्ट्रैक्टर से जो जो एक्टिविटीज करवानी है, जो जो काम होने हैं, उनको एक मीटिंग के फॉर्म में बैठ के प्लान किया जाए और एक कोऑर्डिनेशन का सिस्टम डिसाइड किया जाए। प्लानिंग में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे कि रिस्क असेसमेंट्स कैसे होंगी, आपके परमिट्स कैसे इशू किए जाएंगे, मेथड स्टेटमेंट्स कैसे होंगी, सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स कैसे होंगी, वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग का काम कैसे होगा, हाइट का काम कैसे होगा, जितनी भी हैजर्डस आपकी एक्टिविटीज हैं उन सबको क्या किया जाएगा, आपस में प्लान किया जाएगा। और प्लानिंग के साथ साथ आप क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान में कोऑर्डिनेशन कैसे होगी उस सिस्टम को भी डिसाइड किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। आप चीजों को प्लान करेंगे और आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। जब आपकी प्लानिंग भी कंप्लीट हो गई और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम भी डिसाइड हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को गो हेड देंगे कि भाई जाके हमारी साइट के ऊपर काम स्टार्ट कर दें। जब काम स्टार्ट होगा तो काम स्टार्ट होने पे छोड़ नहीं देना। फिर तीसरा स्टेप आता है आपका कि मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क। आपके क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्लाइंट को मस्ट अपने कॉन्ट्रैक्टर की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाहिए, और मॉनिटरिंग के साथ साथ जो अनसेफ एक्ट उसको नजर आता है उसको क्या करे, वहां पे स्टॉप करवा दे। ठीक है बेटा? हाँ जी, ये 3 बेसिक स्टेप हैं। ये मैं दोबारा आपके सामने जो है इनको इलेबोरेट करने लगूं, सुने। सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। ये सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर की कुछ चीजें उसने लिखी हुई है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करने के पहले आपने उसकी ये चीजों को चेक करना है। उसमें आपकी उसकी पॉलिसी हो सकती है, रिस्क असेसमेंट हो सकती है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, उसके इक्विपमेंट का मेंटेनेंस रिकॉर्ड, उसके प्रीवियस करंट क्लाइंट, उसके एक्सीडेंट रिकॉर्ड, उसकी एनफोर्समेंट एक्शन के रिकॉर्ड, उसका लेवल ऑफ रिसोर्सेज, एडिक्वेट रिसोर्सेज, उसके एक्सीडेंट का रिकॉर्ड, उसके हाउसकीपिंग का रिकॉर्ड, उसकी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड, उसके टीबीटीज का रिकॉर्ड, उसके जो क्लाइंट्स की रिकमेंडेशन, उसके प्रीवियस जो कंप्लीशन थे प्रोजेक्ट, उनका टाइम, उनके ऊपर इन्फोर्समेंट एक्शन का रिकॉर्ड कितना है, वो सारी चीजें चेक करने पे आप क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। जब वो सिलेक्ट हो जाएगा फिर आप उसके साथ प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करेंगे काम के हवाले से। काम में क्या है कि आपने कौन कौन सी चीजें कैरिड आउट करनी है साइट पे, कॉन्ट्रैक्टर की एक्टिविटीज कौन सी होंगी, रिस्क असेसमेंट्स कैसे होंगी, मेथड स्टेटमेंट्स कैसे होंगी, और बाकी जो उसने बताया ना कि कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटीज में हैजर्ड्स कौन कौन से होंगे, यानी कि वो हाइट पे काम कब करेगा, उसमें कौन कौन है, उसकी वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग का काम हो सकता है, एक्सकवेशन का खुदाई का काम हो सकता है, डिमोलिश करने का काम हो सकता है, कोई व्हीकल मूवमेंट का काम हो सकता है, कोई क्रेन लिफ्टिंग का काम हो सकता है। ये डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर हैजर्ड्स होंगे, उनको भी प्लान किया जाएगा कि हमने इनके साथ इनको सेफ कैसे बनाना है और हमने इनको आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करना है। और कोऑर्डिनेट क्यों करना है? ताकि हमारी एक्टिविटीज के दरमियान में कंफ्लिक्ट ना आए, टू एंश्योर दैट एक्टिविटीज डोंट कंफ्लिक्ट। इस चीज को मेक श्योर करना है, इस चीज की यकीन दहानी करनी है कि हमारी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर, हमारी का मतलब यानी कि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर की एक्टिविटीज के दरमियान में कंफ्लिक्ट ना, ये ना हो कि कॉन्ट्रैक्टर उस जगह पे अपने फ्लेम के साथ वेल्डिंग का काम कर रहा है तो साथ वाली जगह पे वहां पे क्लाइंट का बंदा आके अपने ऑयल एंड गैस का डिपार्टमेंट है और वहां पे उस चीज की टेस्टिंग करने लग गया, तो वो गैस वगैरह की टेस्टिंग करेगा या ऑयल वगैरह की टेस्टिंग करेगा, इधर से फ्लेम है तो किसी भी टाइम पे आपकी वहां पे फायर हो सकती है। इस तरह ये ना हो कि क्लाइंट का बंदा जो है वो नीचे से कहे जी मैंने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे काम करना है और कॉन्ट्रैक्टर का बंदा उसी जगह पे फ्लोर के ऊपर एक स्कैफोल्डिंग लगा के काम कर रहा हो, तो वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आपकी एक्टिविटीज के दरमियान में कंफ्लिक्ट ना है। उस कंफ्लिक्ट से बचने के लिए आप आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर। फिर जब आपने कोऑर्डिनेशन कर ली, प्लानिंग कर ली और कॉन्ट्रैक्टर को गो हेड दे दिया जब आप अपना काम स्टार्ट करें, तो क्लाइंट मस्ट मॉनिटर द वर्क। क्लाइंट की चाहिए कि वो, हमारी सेफ्टी में काम ही ये होता है 60 to 70% डॉक्यूमेंटेशन, 30 to 40% सुपरविजन।
जितनी इफेक्टिव सुपरविजन उतना बेहतर काम होगा। तो क्लाइंट को चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स के काम को, आपने जब किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं घर बनाने के लिए, तो घर के सिर्फ पैसे दे के घर आराम से नहीं बैठ जाते, आप जाके रैंडमली उसको चेक भी करते हैं कि हाँ जी वहां पे लोग काम कैसे कर रहे हैं, दीवारें सीधी खड़ी हो रही है नहीं हो रही, जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो ठीक यूज किया जा रहा है या नहीं। तो उस चीज को आपने एज अ क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपने कॉन्ट्रैक्टर के काम को मॉनिटर करना होता है। और मॉनिटर करने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई काम अनसेफ हो रहा है, विदाउट प्रिकॉशंस हो रहा है, विदाउट एसओपीज हो रहा है, तो आपके पास अथॉरिटी होगी एज अ क्लाइंट, आप कॉन्ट्रैक्टर के काम को किसी भी जगह पे उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करवा सकते हैं। क्लियर है बेटा जी? जी जी बिल्कुल सर। हाँ जी, ये Yes, sir. जी जी, ये अब आपका उसका था